गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा कि जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये समझा कि परिभाषाओं के बारे में कि नोड क्या होता है, संधि क्या होती है, लूप क्या होता है, इन सब के बारे में हमने कल पढ़ा था। और एटलीस्ट उसमें हमने ये पढ़ा था कि विद्युत शक्ति स्रोत हैं वो एसी धारा, डीसी धारा, इनको कैसे प्रभावित करते हैं। तो आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमारा स्टार्ट कर रहे हैं किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम। इसलिए किरचॉफ का जो रूल है वो हमें क्या बताता है। जैसे सपोज कीजिए मैंने कोई रेजिस्टेंस लगाए हैं, चलो रेजिस्टेंस को हटाकर हम इम्पेडेंस मान लेते हैं, प्रतिबाधा ZL, और ZL लगाए, कैपेसिटर्स लगा दिए, रेजिस्टेंस के लिए भी कुछ लगा दिया, L लगा दिया, इंडक्टर, और एक बैटरी कनेक्ट कर दी। हम अगर कोई सर्किट इस तरीके से बनाते हैं तो जो किरचॉफ का नियम है वो हम लोगों को इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए एक उपयोगिता फील कराता है। हम उसमें फिक्स कर लेते हैं करंट यहाँ जा रही है और ये सब चीज़, हम उसके प्रत्येक नोड पॉइंट के अंदर, संधि पॉइंट के अंदर उसकी वोल्टता को ज्ञात किया जा सकता है। अब ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारी जो भी थिंग्स होती हैं हमारे पास में, ये हम कुछ किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए कि अगर मैंने किरचॉफ का जब नियम हमने स्टार्ट किया तो इसके 2 रूल्स होते हैं। फर्स्ट होता है धारा का नियम, धारा का नियम, और सेकंड होता है स्टूडेंट्स वोल्टता का नियम। धारा का नियम और सेकंड होता है वोल्टता का नियम। ये किरचॉफ के नियम के अनुसार ही है। हम धारा के नियम के लिए यहाँ पे जितनी भी सारी करंट होंगी उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उसकी वोल्टेजेस के लिए। तो अगर मैं आपको फर्स्ट बताना चाहूँ कि धारा का नियम क्या होता है तो हम उसके बारे में बात करते हैं। किरचॉफ के नियम में धारा का नियम किस प्रकार से अप्लाई होता है। जैसे सपोज कीजिए एक पॉइंट लिया, एक बिंदु लिया, ये क्या है, नोड पॉइंट है। मैंने इन पे कुछ ब्रांचेस लगा दी हैं, जहां पे बहुत सारी ब्रांचेस मिलती हैं उसे संधि या नोड पॉइंट बोलते हैं। इस पे तो करंट आ रही है, यहाँ करंट आ रही है, करंट यहाँ से बाहर जा रही है, यहाँ बाहर जा रही है और यहाँ आ रही है, कुछ इस तरीके से है। तो धारा का जो नियम है वो कहता है कि अगर इसकी वैल्यू I1, ये I2, I3, I4 और I5 दे दी जाती है, तो धारा के नियम के अनुसार अगर किसी भी पॉइंट पे आने वाली धारा और जो जाने वाली धाराओं का जो योग है वो आपस में एक दूसरे के बराबर होता है। जैसे कि आपको दिख रहा है ये वाली धारा कैसे है, इनसाइड है, अंदर जा रही है, तो इन दोनों अंदर आने वाली धाराएं कितनी कौन कौन सी हो गई हैं, I1 प्लस में I2 इक्वल। बाहर जाने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं, I3, I4 एंड I5 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I4 प्लस I5। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो धारा का नियम है, किरचॉफ का नियम 2 प्रकार से सॉल्व होता है। पहला धारा का नियम कि किसी भी पॉइंट पर आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। इसको हम लोग धारा का नियम बोलते हैं। ये जो धारा का नियम है
वो हम लोगों को किसी भी बड़े बड़े परिपथ को या बड़े बड़े सर्किट को सॉल्व करने में यूज़ लिया जाता है। इसके द्वारा हम लोग वोल्टताओं की वैल्यू निकालेंगे कि किसी एक पॉइंट पर कितनी वोल्टता है, दूसरे पॉइंट पर कितनी वोल्टता है। ये सब हम लोग धारा के नियम से ही प्रूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसको फर्स्ट पॉइंट लिखिए, धारा का नियम। किरचॉफ का नियम डालिए और इसमें पहला लिखिए धारा का नियम। धारा का नियम, तो इसमें लिखिए इसके अनुसार परिपथ के किसी भी बिंदु पर, इसके अनुसार परिपथ के किसी भी बिंदु पर अंदर आने वाली धाराओं का योग, अंदर आने वाली धाराओं का योग बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। अगेन बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, वापस देखना। फर्स्ट पॉइंट है हमारा धारा का नियम, तो इसके अंदर लिखिए इसके अनुसार परिपथ के किसी भी बिंदु, संधि या नोड पर अंदर आने वाली धाराओं का योग बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो अब हमारे पास सेकंड है, इस डायग्राम को बना लेना था हमें। अब सेकंड है हमारा वोल्टता का नियम। सेकंड, वोल्टता का नियम। ये क्या कहता है? सपोज करो जैसे कि ये कोई मैंने परिपथ बनाया, ये ZL है, ये कोई Z है, ये बैटरी है। तो आपको मालूम है बाहर ये जो धाराएं हैं, अगर मैं किसी भी एक लूप को ध्यान दूं, अगर किसी भी एक लूप को ध्यान दिया, ये लूप देखा हमने कि इसमें प्रत्येक शाखाओं से जो भी वोल्टता जा रही है, वोल्टताओं का जो पूरा जो मान है वो किसके बराबर होता है? 0 के। तो हम इसमें लिख सकते हैं समीशन ऑफ V, वोल्टताओं का योग इज इक्वल टू 0। एक ही दिशा में जाना चाहिए, एक ही डायरेक्शन पे जाने वाली जो करंट है उसके अनुसार वोल्टताओं का जो समीशन है वो क्या होगा? 0। तो इसमें लिखिए वोल्टता का नियम, वोल्टता का नियम। इसके अंदर लिखना है इसके अनुसार किसी बंद परिपथ में, इसके अनुसार किसी बंद परिपथ में निश्चित दिशा में, इसके अनुसार किसी बंद परिपथ में निश्चित दिशा में चलते हुए वोल्टताओं का बीजगणित योग 0 होता है। वापस लिखिए, इसी को वापस बोल रहे हैं, इसके अनुसार किसी बंद परिपथ में, इसके अनुसार किसी बंद परिपथ में निश्चित दिशा में चलते हुए वोल्टताओं का बीजगणित योग 0 होता है।
तो इसे इसमें लिख लीजिए समेशन v इज इक्वल टू 0, समेशन v इक्वल टू 0। तो हमने इसके अंतर्गत देखा अभी कि किरचॉफ के नियम जो हम लोगों ने देखे कि दो प्रकार के होते हैं, और धारा का नियम और वोल्टाओ के नियम के आधार पर हम इसके अनुसार किसी भी परिपथ को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसमें बात कर सकते हैं कि कोई भी जो परिपथ है उसको हम सॉल्व करेंगे कैसे। तो हमारा अब टॉपिक है किरचॉफ के नियमों से, किरचॉफ के नियमों से परिपथ विश्लेषण, परिपथ विश्लेषण। तो इसे देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दें कि किरचॉफ के रूल से हम लोग जो सर्किट है उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि जो सर्किट है वो एनालिसिस करने पर उसको सॉल्व कैसे करना है। तो इसको देखिए, हम किरचॉफ के नियम के अनुसार परिपथ का जो विश्लेषण है वो दो प्रकार से कर सकते हैं। फर्स्ट है संधि विश्लेषण, संधि विश्लेषण, और सेकंड है लूप विश्लेषण, संधि विश्लेषण और सेकंड है लूप विश्लेषण। संधि विश्लेषण जो है उसको हम धारा के नियम के अनुसार भी कह सकते हैं, धारा के नियमानुसार। और लूप विश्लेषण है उसको हम लोग कह सकते हैं वोल्टता के नियमानुसार। तो फर्स्ट हमारा है संधि विश्लेषण और सेकंड है लूप विश्लेषण। धारा के जो नियम के अनुसार होगा वह हम प्रतिबाधा को यूज ना करके प्रवेश्यता को यूज करते हैं, प्रवेश्यता को, मतलब हम इसमें इम्पीडेंस को यूज नहीं करने वाले हैं, अपेंडेंस को यूज करने वाले हैं। तो देखिए, पहले इसको लिखिए, इसको कंप्लीट लिखिए, किरचॉफ के नियमों से परिपथ विश्लेषण। तो हमारा फर्स्ट है संधि विश्लेषण और सेकंड है लूप विश्लेषण। संधि विश्लेषण के अंदर धारा के अनुसार होगा और लूप विश्लेषण के अंदर वोल्टता के अनुसार होगा। तो स्टूडेंट देखिए, हम हमारा सबसे पहला स्टार्ट कर रहे हैं संधि विश्लेषण। संधि विश्लेषण ये हमारे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, संधि विश्लेषण का। तो मैंने फर्स्ट डाला संधि विश्लेषण, संधि विश्लेषण, तो जिसको हम धारा के अनुसार ज्ञात करेंगे। हमने इसमें एक डायग्राम लिया जो कि आप ही की बुक का है। हमने यहाँ एक बैटरी यूज की, साथ में एक लोड लगाया जिसे हमने बोला Z1। ये है Z3, यहाँ लगा देते हैं Z2, यहाँ लगा दिया हमने Z4 और यहाँ लगा दिया Z5।
स्टूडेंट ये डायग्राम पहले बना लीजिए। ये डायग्राम हमारी बुक का ही डायग्राम है जिसे हमने बैटरी के लिए लिखा। इसमें वोल्टेज डिफरेंस है E का। अगर यहाँ एक पॉइंट लिखा A, यहाँ पॉइंट लिखा B, मैंने कहा अगर E से जैसे ही करंट फ्लो होगी, करंट गई यहां तक, ये जो Z1 है, Z को अभी बता रहे हैं हम लोग प्रति बाधा से, प्रति बाधा से या फिर इम्पीडेंस से, इम्पीडेंस से। हमने इसमें देखा कि इसकी जो वोल्टेजता है उसका नाम लिया VA, यहां पर जो हो गई VB। आप सभी को ये पता होगा कि अगर E से कोई करंट जा रहा है तो करंट सीरीज में एक जैसा होता है और समांतर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर प्रतिबाधा दी हुई है तो एक वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे जो वोल्टेज बचा वो कितना है VA। VA वोल्टेज यहाँ तक गया, फिर इम्पीडेंस दिखा हमें, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके बाद जो रिमेन हुआ, जो बचा, वो कितना है VB। तो हमने कहा ये E से करंट गई, इस वाले पे है I1 करंट, यहां पर करंट फ्लो हो रही है I2, इस जगह फ्लो हो रही है I3, करंट I4 और करंट I5। उसके बाद कोई भी करंट नहीं है, ये सारी आपस में मिल जाएंगी, ऐड हो जाएंगी और इसके पास चली जाएंगी। इसलिए ये सारा का सारा जो नीचे का रीजन है उसे हमने ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड के लिए एक साइन बनाते हैं, ये इसे हमने क्या कर दिया, ग्राउंड। इसका मतलब है जैसे यहां पोटेंशियल था VA, यहां पोटेंशियल है VB। ये ग्राउंड है, मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल आया वो इसके पास सारा का सारा चला गया और ग्राउंड में जाने के बाद जो पोटेंशियल रहा उसे हम बोल सकते हैं जीरो पोटेंशियल। तो आप लोग पहले सारे इस डायग्राम को बना लीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करने की बात करते हैं। इस डायग्राम को कंप्लीट कीजिए। अच्छा, अगर हमने यहाँ E जो वोल्टा ली है हम इसको भी EA कर देते हैं, अदरवाइज हमारे पास में बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स इकट्ठे हो जाएंगे और आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो ये EA ले लिया, इसको ले लिया हम लोगों ने टर्म EB। तो आप इसको देखिए और इसको लिखिए पहले। इसको लिखने के बाद में हम आगे देखते हैं। अगर हम ये नोड पॉइंट कितने बने हैं, 2। हम मेथड कौन सा कर रहे हैं, संधि विश्लेषण। तो इसका एक संधि क्या बना, A और एक बना B। तो मैंने अपना डाला पॉइंट A पर। पॉइंट A पर जो धाराएं हैं वो किस तरीके से हैं। स्टूडेंट देखिए, यहां से करंट कितनी आई, I1, यहां गई I2, ये गई I3। तो हम कह सकते हैं आने वाली करंट किसके बराबर होती है, जाने वाली करंटों के। तो हम यहां से लिखा पॉइंट A पर I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। और अगर हम बात करते हैं पॉइंट B की, तो पॉइंट B पर ऐसे लिख सकते हैं, यहां करंट कौन सी आ रही है, इनकमिंग करंट कौन सी है, I3, एंड आउटगोइंग करंट है I4 एंड 5, जो I3 में से ही बटी है। तो हमने लिख दिया यहाँ से I3 इक्वल टू I4 प्लस में I5। तो इसमें इसको एक समीकरण दे दीजिए, इसको एक इक्वेशन दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इस समीकरण के बाद में हम इस प्रकार से देखते हैं कि इसे हमने कन्वर्ट किया।
I1 I2 प्लस I3, I3 इज इक्वल टू I4 प्लस में I5 आया। अब इसके बाद में हम यहाँ पे जो भी धारा के मान होंगे उन्हें निकालते हैं। तो देखिए, तथा धारा का मान क्या होगा वो देखते हैं। तथा धारा का मान, आप लोगों को पता है ओम्स लॉ से कि V इज इक्वल टू क्या होता है, I और रेजिस्टेंस R। V इज इक्वल टू आई आर। जहां पे हम लोगों के पास में Z की R की बजाय, रेजिस्टेंस की बजाय कौन है, इम्पिडेंस, तो हमने इसको दिखा Z। तो यहां से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V अपॉन में Z। तो देखिए, हम सबसे पहले I1 निकालते हैं, I1। इसमें I1 कितना हुआ, देखिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूं कि अगर इस पे पोटेंशियल VA है किसी पॉइंट पर, यहाँ VB है और जाने वाली करंट अगर I है, तो जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। तो हम उसको लिख सकते हैं, यहाँ से VA से कौन सी धारा गई, VB, और उसके बाद में वहाँ से करंट फ्लो हो रही है I। तो हमने इस चीज़ के लिए लिखा कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, VA माइनस VB, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये वाली बात हम हर जगह यूज लेने वाले हैं। देखिए I1 देखिए, सबसे पहले I1 जहां ये जा रही है इस तरीके से, तो यहाँ पर कितनी पोटेंशियल है, E। I1 यहाँ से निकल कर गई, यहाँ पोटेंशियल कितना आया, EA। तो I करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल, तो पोटेंशियल कितना है, E माइनस EA अपॉन में प्रतिबाधा या इम्पिडेंस, तो हमने इसको लिखा Z1। इक्वेशन नंबर दिया इसे 3। आगे देखिए, हम इसमें I2 फाइंड आउट करते हैं। I2 देखिए, EA से आई है, वोल्ट तक कितनी है इस पे, EA, यहाँ कितनी है 0, और करंट कितनी है I2। तो देखिए I2 के लिए आया EA माइनस 0 अपॉन में प्रतिबाधा Z2, इक्वेशन नंबर 4। आगे देखिए, मैं इस जगह लिखते हैं हम I3 हमें कितना मिलता है, I3 के लिए EA माइनस EB अपॉन Z3, मतलब कि वोल्टताओं का डिफरेंस EA माइनस EB अपॉन में Z3। हमने I4 देखी, तो EB माइनस ग्राउंडेड 0, I4 लिखा EB माइनस 0 अपॉन में Z4। और उसके बाद यहाँ पे देखा Z5 के लिए क्या देखा, I5 करंट के लिए देखा, I5 जो करंट है उसके लिए देखिए EB वोल्ट था 0 अपॉन Z5, तो EB माइनस 0 अपॉन में Z5। तो स्टूडेंट पहले आप इनको लिख लीजिए, ये इक्वेशन नंबर है 5, 6 एंड 7। तो इन वाली इक्वेशन को एक बार आप लोग कंप्लीट लिखिए, तब हम देखते हैं। हम इन वैल्यू को फिर उसके बाद में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैं इसे इरेज कर देती हूं। पॉइंट ए और बी पर ये करंट थी और हमने करंट की वैल्यू निकाल ली है, तो हम ये लिख सकते हैं क्या, इक्वेशन 1 में कौन कौन सी करंट है, 1, 2 और 3। तो मैं ये लिख सकती हूँ I1, 2 और 3 के लिए
तो हम इसमें लिख सकते हैं इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए अगर इक्वेशन 1 में इसको रखते हैं तो I1 इज इक्वल, I1 इज इक्वल, इसमें सबसे पहले काम करते हैं, अगर हम चलो अभी देखते हैं E माइनस EA अपॉन में Z1 इक्वल आ गया I2 प्लस I3 के, तो I2 ये रहा, EA अपॉन में Z2 प्लस I3 ये रहा, EA माइनस EB अपॉन में Z3। एक तो ये इक्वेशन बनती है हमारे पास में, और एक सेकंड नेक्स्ट देखते हैं हम। अगर मैं इस इक्वेशन बी पर लिखती हूं इक्वेशन I3 इज कॉस टू ना, तो I3 अभी हम लोगों ने इरेज कर दिया है। I3 की वैल्यू हम देखते हैं हमारे पास क्या आई थी, I3। तो एक बार आप अपने डायग्राम से हम देखते हैं कि हमारे पास जो करंट थी उसकी वैल्यू आई थी EA माइनस EB अपॉन Z3। यहाँ से देख लीजिए I1, I2 और I3, तो I3 की वैल्यू यही थी, EA माइनस EB अपॉन Z3। तो देखिए इक्वेशन ये 5 थी, इक्वेशन 5, 6 एंड 7, 5, 6, 7 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से क्या आएगा हमारे पास, I3 इज इक्वल, I3 कितना है, EA माइनस EB अपॉन में Z3 इक्वल, इन दोनों का एडिशन करना है, तो EB अपॉन में Z4 प्लस में EB अपॉन में Z5। तो इसे लिखिए और देखिए अब स्टूडेंट्स एक बार देखिए, अगर ये इस तरीके से Z1, Z2, Z3 नीचे हैं तो हम लोगों को ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक करता है डिवाइड वाली इक्वेशन को सॉर्ट आउट करने के। तो हम जो Z1 को हम जानते हैं कि जो Z1 होती है, Z जो इम्पिडेंस होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसकी प्रवेश्यता के। तो ये वाली बात हम सब जगह अगर पुट कर देते हैं तो देखिए ये Z1 है, ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको बोल सकते हैं E माइनस EA और Y1 इक्वल EA Y2 प्लस EA माइनस E3 Y3। और इस वाले इक्वेशन में भी सिमिलर करने पर कि EA माइनस में EB और Y3 इक्वल EB Y4 प्लस EB Y5। तो एक स्टूडेंट्स इक्वेशन बन गई। ये नंबर्स हम इनको A और B दे देते हैं एक्चुअली, क्योंकि मेरे को याद नहीं है, हमने लास्ट नंबर 6, 7 और 8 निकाला था, तो ये 9 और 10 हो गई है। अदरवाइज एक नई इक्वेशन ले ली हमने इसको E और B के नेम से। आगे देखिए हमारे पास में अब ये दो इक्वेशन आ गई हैं, EA और EB। आप लोगों को पता है हम लोग जो पढ़ रहे थे इस वाले विश्लेषण के नियम से, इससे हम लोग ये याद करना चाह रहे थे बेसिकली कि EA और EB की वैल्यू कितनी होगी। तो हम डायरेक्टली अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमने देखा कि EY1 माइनस EAY1 इक्वल EAY2 प्लस EAY3 माइनस E3Y3। आगे इस वाली इक्वेशन को क्या कर दिया हमने, E को एक साइड ले आए,
यहाँ पे EY1 इक्वल EA_Y1 प्लस EA_Y2 प्लस EA_Y3 माइनस EB_Y3। एक तो ये इक्वेशन, और इस वाली को मैं ऊपर लिखती हूँ, तो देखिए इससे EA_Y3 माइनस EB_Y3 इक्वल EB_Y4 प्लस EB_Y5। तो यहाँ से देखिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, A और B वाली को अलग अलग कर लेते हैं, तो ये बन गया EA_Y3 इक्वल EB_Y3 इक्वल EB_Y4 और EB_Y5 इक्वेशन। अब इसको नाम दे देते हैं हम लोग C एंड इक्वेशन नंबर D। तो आप एक बार इस चीज को लिख लीजिए, इक्वेशन C और D तक के लिए जो हमारे पास में एटलीस्ट इक्वेशन नंबर आई हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में ये दो इक्वेशन आ गई हैं, इक्वेशन नंबर C एंड इक्वेशन नंबर D। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि अगर जो इक्वेशन नंबर C और इक्वेशन D है, अगर इन दोनों को हम देखते हैं तो वी सी दैट इन दोनों इक्वेशन से अननोन क्वांटिटी EA और अननोन क्वांटिटी EB, इसकी वैल्यू फाइंड की जा सकती है। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, अगर जैसे यहाँ पर तो ये इस फॉर्म में है, हमें जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो नंबर्स की फॉर्म में होंगे, तो उनको सॉल्व करने के लिए हम बहुत इजीली कर सकते हैं कि इनको मल्टीप्लाई कर लिया, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, इस तरीके से। तो स्टूडेंट यहाँ से हम पॉइंट A की और पॉइंट B की जो वोल्टता की वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप किसी भी क्वेश्चन में सर्किट के सॉल्यूशन को इस तरीके से निकाल लेंगे। ये था हमारा संधि नियम, ये था हमारा संधि विश्लेषण। इसके बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में वो होगा पाश विश्लेषण। पाश विश्लेषण में हम लोग, अभी हमने वोल्टता की वैल्यू निकालना जानी, उस समय हम लोग करंट की वैल्यू निकालना सीखेंगे। धन्यवाद।